लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को नई दिल्ली ने बहुत सारी ताकतें असेंबली इलेक्शन से पहले दे दी हैं। यह बयान उमर अब्दुल्ला ने दिया। उसके अलावा मैं देख रहा हूं ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए हैं और सभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ऐन इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बहुत सारी ताकतें मरकजी सरकार ने दे दी हैं और केंद्र सरकार ने ये जो ताकतें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को दी हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जब भी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो और नई हुकूमत बने, वो नई हुकूमत अपंग हो, अपाहिज हो, वो नई हुकूमत उस तरीके से काम न कर पाए जैसे एक वक्त में, एक दौर में जम्मू कश्मीर की हुकूमत काम किया करती थी। और इसको लेकर मैं देख रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हों, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हों, उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, या कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर हो, या उसके अलावा जो बुद्धिजीवी जम्मू कश्मीर में हैं, तमाम लोगों ने चारों तरफ ही शोर मचाया है कि जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को ताकतें जो हैं वो दे दी गई हैं। 12 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने GSR 386 निकाला है और इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ कानून बनाए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में कामकाज कैसे होगा। उसको लेकर यह कहा गया है कि कोई भी प्रपोजल ऑलरेडी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में होगा, उसको लेकर कवानीन बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उनके अंदर संशोधन किया गया है और एक सब रूल 2 लगाया गया है। उसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऐसा प्रपोजल जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस की जरूरत पहले पड़ती हो, पुलिस से जुड़ा हुआ, पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ, ऑल इंडिया सर्विस से जुड़ा हुआ, एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़ा हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को इख्तियार हो कि वो डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस प्रपोजल को तब तक ना ही कनकर किया जाएगा, ना उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा, ना रिजेक्ट किया जाएगा, तब तक जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास वो प्रपोजल चीफ सेक्रेटरी के जरिए नहीं जाता। नंबर 1। नंबर 2, यह कहा गया है कि लॉ, जस्टिस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एडवोकेट जनरल को नियुक्त करने के लिए, उसे अपॉइंट करने के लिए प्रपोजल जो है, या बाकी लॉ ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए ताकि वो एडवोकेट जनरल की कोर्ट में मदद कर सकें, प्रपोजल उसको लेकर कहा गया है प्रपोजल लेफ्टिनेंट गवर्नर को अप्रूवल के लिए चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के जरिए भेजेंगे। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ही जम्मू कश्मीर के एडवोकेट जनरल के प्रपोजल को अप्रूव करेंगे। मतलब यह कि चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को इख्तियार है कि वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर चुन सकते हैं। जब जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें यह प्रावधान था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, माफ कीजिएगा, एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति थी, एडवोकेट जनरल की जो अपॉइंटमेंट थी, वो गवर्नर खुद किया करते थे। उसमें हुकूमत की राय जरूर शामिल होती थी, हुकूमत अपनी राय देती थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते थे। अब यह इख्तियार हुकूमत को है कि चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के थ्रू एक प्रपोजल जाएगा कि आप एडवोकेट जनरल किसको चाहते हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट संशोधन इसके अंदर यह किया गया है कि किसी IAS ऑफिसर के खिलाफ अगर कोई मामला बनता है, किसी IPS ऑफिसर के खिलाफ कोई मामला बनता है, या किसी भी अफसर के खिलाफ कोई मामला बनता है, उसके बाद सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, किसे प्रोसिक्यूट किया जाए या ना किया जाए, देना है या नहीं देना है, या अपील फाइल करनी है, ये प्रपोजल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चीफ सेक्रेटरी के जरिए जाएगा। यानी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन का इख्तियार भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही चला गया है। उसके बाद एक और संशोधन रूल 43 में किया गया है। वो ये कहा गया है कि वो मामले जो जेलों से जुड़े हुए हों, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से जुड़े हुए हों, उन तमाम मामलों को लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले किया जाएगा। होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के, होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी उस मामले को तैयार करेंगे और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के जरिए वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा। यह भी कहा गया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की होगी और कैडर पोस्टिंग जितनी भी ऑल इंडिया सर्विस की हैं, वो प्रपोजल सबमिट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को, GAD सेक्रेटरी, GAD उन्हें सबमिट करेंगे चीफ सेक्रेटरी के थ्रू। मतलब ये सरल भाषा में ये कि जितने भी IAS ऑफिसर हैं, ऑल इंडिया सर्विस के जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रपोजल
जीएडी तैयार करेगा और जीएडी सबमिट करेगा वो प्रपोजल चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी वो सबमिट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जब उस प्रपोजल पर दस्तखत करेंगे तो उस दस्तखत के बाद ऑल इंडिया ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, उन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो अक्सर और बेशतर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। उनकी ट्रांसफर करना, उनकी पोस्टिंग करना, यह इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही रहेगा। इसको लेकर कहा गया, इसको लेकर उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट आया है, लेकिन शायद उमर अब्दुल्ला ने और शायद वो सारे बुद्धिजीवी और वो तमाम इंटेलेक्चुअल जो इसको ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ठीक इलेक्शन से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकतों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, काश इन तमाम लोगों ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का कानून पढ़ा होता, काश इन तमाम लोगों ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून के साथ में ये 27 अगस्त 2020 को जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर रूल्स 2019 जिसमें आज संशोधन किया गया है, काश ये दोनों चीजें इन तमाम लोगों ने पढ़ी होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझिए, जो भी नया जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनेगा, और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर जो भी बनेगा 90 एमएलए पर मुश्तमिल हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 एमएलए होंगे। और इस बार जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि जो इलेक्टेड स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेचर होगा, उस इलेक्टेड स्ट्रेंथ का 10% ही मिनिस्टर बनेंगे। तो मतलब है कि 90 में इसका 10% हो गया 9। चीफ मिनिस्टर के समेत 9 मंत्री जम्मू कश्मीर को गवर्न करेंगे, केवल 9 मंत्री। पहली बात तो ये समझ लीजिए। उसके बाद ये 9 मंत्री क्या करेंगे, अब वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये 9 मंत्री कैबिनेट मीटिंग करेंगे। जम्मू कश्मीर में अक्सर और बेशतर जब कैबिनेट मीटिंग होती थी, जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, तो कैबिनेट मीटिंग में चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठा करते थे। लेकिन अब यह कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी होंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरी काउंसिल के ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। और जब काउंसिल के सेक्रेटरी किसी कारणवश जम्मू कश्मीर में मौजूद ना हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो या किसी भी दूसरे देश के किसी भी दूसरे कोने में हो, तो उस समय सचिव का काम, सेक्रेटरी काउंसिल का काम जो है वो राजभवन यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी करेंगे। यानी कैबिनेट मीटिंग है, उस कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा तैयार करना, उस एजेंडे को चीफ मिनिस्टर के सामने रखना, उस एजेंडे पर जो मंत्रिमंडल डिस्कशन करेगा, डिबेट करेगा, उस सारी डिबेट के होते वक्त राजभवन के रिप्रेजेंटेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और अगर चीफ सेक्रेटरी वहां मौजूद न हुए तो एजेंडा प्रेजेंट करने का काम और उसके बाद उस मीटिंग को करवाने का काम और तमाम जो ड्यूटीज चीफ सेक्रेटरी की हैं, वो सारे ड्यूटीज, वो सारे इख्तियार उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर के हो जाएंगे। यानी आप कैबिनेट मीटिंग में बैठे हैं और वहां राजभवन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे। जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तब यह प्रथा नहीं थी, लेकिन जब अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया है तो यूनियन टेरिटरी में एक सबसे बड़ा बदलाव है। उसके बाद उसी यानी आज से 4 साल पहले यह कहानी हो चुकी है, यह किस्सा हो चुका है। यह भी कहा गया है कि यह भी इसमें साफ तौर पर कहा गया है, और आज नहीं, यह 2020 में कहा गया था। Subject to the orders of the Chief Minister under Rule 8, all proposals referred to the second schedule shall be placed before the Council in accordance with the provisions contained in the chapter, provided that no proposal in regard to which Lieutenant Governor has to act in his discretion under the Act shall be placed before the Council for consideration. मतलब ये कोई भी ऐसा प्रपोजल जिस प्रपोजल में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे
काउंसिल के सामने पेश नहीं किया जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यह भी अब कहा गया है कि जब कैबिनेट मीटिंग होने वाली होगी, उस कैबिनेट मीटिंग के लिए एक एजेंडा तैयार होता है। जब एजेंडे को चीफ मिनिस्टर अप्रूव करेंगे, इस एजेंडे की कॉपियां मेमोरेंडम के समेत, जिन्हें सर्कुलेट किया जाएगा तमाम कैबिनेट मिनिस्टरों के बीच में, उसकी कॉपी जो काउंसिल के सेक्रेटरी होंगे यानी चीफ सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को और बाकी तमाम मंत्रियों को 2 दिन पहले, मीटिंग से 2 दिन पहले भेज देंगे। और यह भी कहा गया कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो 2 दिन से पहले ही वो सारा एजेंडा आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में पहुंचा देना है। इससे भी आपको समझ में आएगा कि क्या कर रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या प्रपोजल है, किस पर क्या बात होने जा रही है। ये सारी जानकारी आपको एडवांस में ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को देनी है। अब आगे चलिए, अगर कोई रिक्विजिशन होती है, मंत्री जो है वो कोई भी कागज मंगवा सकता है। यह आप जानते इख्तियार है, अपने डिपार्टमेंट का जो कागज चाहे मंगवा सकता है। लेकिन वो कागजात, जिन कागजात में लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिस्क्रिशन है, वो किसी भी डिपार्टमेंट से मंगवाने का इख्तियार किसी मंत्री के पास नहीं होगा। और अगली ताकत, यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास यह ताकत भी पिछले 4 साल से है, और जब भी यहां सरकार बनेगी तब भी यह ताकत उनके पास ही रहेगी। और यह भी समझिएगा, इन रूल्स के अंदर संशोधन करने का, इन रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति के पास है। जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली इन मामलात में अमल दखल नहीं दे सकती, राय भी नहीं दे सकती, और इन मामलात में जम्मू कश्मीर की सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। अब सुनिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस समय भी चाहे, जब भी चाहे, किसी भी प्रपोजल को लेकर कागजात मंगवा सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर कागजात मंगवा सकते हैं, और जो डिपार्टमेंट कंसर्न के सचिव हैं उन्हें फौरन वो कागजात लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाने होंगे। और जो सेक्रेटरी होंगे उनको सिर्फ इतना करना है कि मंत्री जी को बता देना है कि जनाब गवर्नर साहब ने ये कागजात मंगवाए थे, मैंने भेज दिए हैं। और चीफ सेक्रेटरी को भी यह बताना है कि जो कागजात गवर्नर साहब ने मंगवाए उस पर उन्होंने एक्शन क्या लिया। उसके बाद आगे यह भी कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी कोई कम्युनिकेशन आएगा, कोई भी कागज सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, प्रधानमंत्री के दफ्तर से आता है, केंद्र के जितने मंत्री हैं उनके दफ्तर से कोई कागज आता है, रूटीन और अनइंपॉर्टेंट चीजें जो है वो नहीं, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट किसी चीज को लेकर कोई कागज दिल्ली से चल पड़ता है, रिसिप्ट के बाद सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को देंगे, मिनिस्टर इंचार्ज को देंगे, चीफ मिनिस्टर को देंगे, और उसकी कॉपी लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी इंफॉर्मेशन के लिए देनी होगी। और इसी बिजनेस कॉन्डक्ट रूल में साल 2020 में यह भी कहा गया था कि द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ प्रपोजल्स और मैटर्स शैल एसेंशियली बी सबमिटेड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर थ्रू द चीफ सेक्रेटरी अंडर इंटीमेशन टू चीफ मिनिस्टर बिफोर इशूइंग एनी ऑर्डर्स देयर ऑन। कुछ प्रपोजल हैं या कुछ मामले हैं जिनको लेकर यह कहा गया है कि इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ सेक्रेटरी के जरिए सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा जाएगा, और इसकी सिर्फ जानकारी चीफ मिनिस्टर को दी जाएगी। कोई ऑर्डर इशू करने से पहले, कोई पॉलिसी से जुड़ा हुआ किसी कोई मामला है, कोई केस है जिसमें पॉलिसी के ऊपर कोई सवाल खड़ा होता है, तो सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाएगा। कोई भी ऐसा मामला जिस मामले से जम्मू कश्मीर की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, जम्मू कश्मीर की ट्रैंक्विलिटी को कोई नुकसान पहुंच सकता है, वो मामले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजने हैं। कोई भी ऐसा मामला जिस मामले से जो जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटी कम्युनिटी उसको कोई नुकसान पहुंचता हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस से ताल्लुक रखने वाले लोगों को कोई नुकसान पहुंचता हो, वो मामला भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा। कोई ऐसा मामला जिस मामले को केंद्र सरकार को भेजना है, वो मामला भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहले जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जुड़े हुए तमाम मामला
और उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए तमाम मामलात या उनके दफ्तर से जुड़े हुए जो मामलात हैं वो सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगे। कोई भी ऐसा मामला जिस मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई ऑर्डर करना है किसी कानून के तहत या कोई इंस्ट्रूमेंट अगर है तो वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा। उसके बाद ये तो आप जानते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन बुलाना है, सेशन खत्म करना है, तो उसको लेकर तो जाहिर सी बात है मामला तो जाते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। उसके बाद कोई भी अगर आप कानून के अंदर आप डिपार्चर करते हैं जो चीफ सेक्रेटरी की नोटिस में आता है या किसी डिपार्टमेंट के सचिव की नोटिस में आता है तो फौरन आप एलजी को बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी पहले जम्मू कश्मीर में यह होता था कि आप इन रिलैक्सेशन ऑफ द रूल्स कुछ भी कर देते थे। यानी आपको किसी को मुलाजमत देनी है तो आपने कहा इन रिलैक्सेशन ऑफ द रूल्स, चीफ मिनिस्टर ने लिख दिया और ऑर्डर इशू हो गया और मुलाजमत मिल गई। अब नहीं, अब अगर आपने रूल्स में कोई रिलैक्सेशन देना है, रूल्स में किसी की कोई मदद करनी है, तो अब आप ऐसा कतन चीफ मिनिस्टर का दफ्तर खुद नहीं कर सकता। कोई डिस्क्रिशन नहीं होगा, आपको लेफ्टिनेंट, और इसमें इख्तियार किसे दिया गया है। यानी मान लीजिए मंत्री जी कहते हैं आप जरा रूल्स रिलैक्स करिए इसके लिए, तो सचिव सेक्रेटरी को मंत्री को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है कि जनाब मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिख रहा हूं। तो सचिव सीधा चिट्ठी लिख सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जनाब मंत्री जी कह रहे हैं कि जरा थोड़ा रूल्स रिलैक्स करिए और हमें फला आदमी को नौकरी देनी है या हमें यूं करना है। अब वो नहीं हो पाएगा, अब वो इंफॉर्मेशन सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगी। उसके बाद ऑर्डर्स इशू होंगे, उससे पहले ऑर्डर्स इशू नहीं होंगे। उसके बाद बाकी आप जानते ही हैं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट उससे जुड़े हुए मामले हों और एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस, जो कोई भी ऐसा मामला जो चीफ मिनिस्टर को लगे कि यह मामला इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें गवर्नर का इंटरफेरेंस जरूरी है, तो वो मामला भी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यह भी कहा गया है कि नोट्स, मिनट्स और कमेंट्स जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के होंगे वो सेक्रेटरीट के रिकॉर्ड में नहीं लाए जाएंगे जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा करने को नहीं कहते। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फाइल के साथ कोई नोट अटैच कर दिया, आप रिकॉर्ड पे नहीं ला सकते इसको तब तक जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ना चाहें। उसके बाद यह मैंने आपको बता दिया कि ये वो ताकतें हैं जो ताकतें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जम्मू कश्मीर के ऑलरेडी हैं। और आगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, यानी जब आप एक स्टेट हैं, गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव फंक्शंस बहुत कम होते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब यह हो गया कि आप सरकारी कामकाज में दखलंदाजी गवर्नर की कम होती है। लेकिन एक यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर के पास भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में साल 2020 में ही यह कह दिया गया था कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, आईपीएस ऑफिसर से जुड़े हुए मामलात में मामला जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोटिस में सीधा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, चीफ सेक्रेटरी के जरिए लाएंगे। यानी पुलिस की ट्रांसफर्स करनी है तो प्रपोजल प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम तैयार करेंगे, वो चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगा और चीफ सेक्रेटरी से वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। अब आप सोचिए, मामला यानी यह बना कि सबसे ताकतवर आदमी जम्मू कश्मीर सरकार जब भी बनती है उसमें मुख्यमंत्री नहीं होंगे बल्कि मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी होंगे। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के पास अब यह इख्तियार है कि अगर वो चाहें तो वो चीफ मिनिस्टर, जैसे डीओ लेटर मंत्री चीफ मिनिस्टर को दिया करते थे, अब सूरत यह है कि आप किसी पुलिस वाले की ट्रांसफर के लिए, किसी जिले का एसपी लगाने के लिए, किसी जिले का डीसी लगाने के लिए मुख्यमंत्री को डीओ लेटर चीफ सेक्रेटरी को देना होगा और चीफ सेक्रेटरी के पास यह इख्तियार होगा कि वो उस डीओ लेटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखेंगे कि जनाब चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि उन्हें इस जिले में ये पुलिस वाला और ये डिप्टी कमिश्नर चाहिए। ठीक है जी, तो ये बात भी, ये तो पहले ही से तय हो चुका था। अब ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला तो आ जाए। उसके बाद आगे चलिए, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, आईएएस और आईएफएस को लेकर, एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर कोई भी मामला होगा वो जीएडी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के जरिए सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजेंगे। यहां पर भी चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, यहां पर भी चीफ मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं है। उसके बाद
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस होगी रिक्रूटमेंट को लेकर, कंडीशन ऑफ सर्विस को लेकर, खासतौर पर यूनियन टेरिटरी को लेकर, वो चीफ सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट कंसर्न के सेक्रेटरी या किसी ऑफिसर को जो वो ऑथराइज करेंगे, वो ये सारी चीजें लेफ्टिनेंट गवर्नर के दिशा निर्देश के अनुसार होगा, उनकी देखरेख में होगा। ये ताकत भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। ये सारी ताकतें एक वक्त में जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर के पास होती थी। उसके बाद ये तो मैंने आपको वो रूल्स बताए जो साल 2020 में आए, जिससे साफ ये होता है कि जम्मू कश्मीर में जब भी सरकार बनती उसमें सबसे ताकतवर आदमी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। और ये आज से नहीं है, ये जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का कानून आया उसी दिन से है। अब मैं आपको जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का सेक्शन 36 है और सेक्शन 36 का सबसेक्शन 2 है। कोई भी ऐसा बिल जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, मूव नहीं किया जा सकता बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिकमेंडेशन के। अगर उस बिल के अंदर या उस अमेंडमेंट के अंदर कोई प्रोविजन है जिस प्रोविजन से आप टैक्स लागू करेंगे, खत्म करेंगे, किसी का टैक्स माफ करेंगे, ऑल्टर करेंगे या टैक्स को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, पीडीपी के हो, सबको कह रहे हैं जी प्रॉपर्टी टैक्स जब हम आएंगे तो हम लगने नहीं देंगे, हम यूं कर देंगे और हम तू कर देंगे। कैसे करेंगे? इसको लेकर अगर आपने बिल मूव करना है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो बिल मूव ही नहीं कर सकते आप लेजिस्लेटिव असेंबली में जब तक उस बिल पर सहमति लेफ्टिनेंट गवर्नर की नहीं होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जब तक उसे रिकमेंड नहीं करेंगे तब तक आप बिल भी मूव नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा कौन सा बिल आप मूव नहीं कर सकते? किसी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को लेकर किसी कानून के अंदर अगर आप बदलाव करने की कोशिश करते हैं या यूनियन टेरिटरी की सरकार करने की कोशिश करे, तब तक नहीं होगा जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं चाहेंगे। आपने लोगों को कह दिया कि जी आपकी बिजली फीस हम माफ कर देंगे, आपने कह दिया, आपने कहा हम आएंगे बिजली फीस माफ कर देंगे। आपके दोस्त हैं कारोबारी, आपने कहा जी सेल्स टैक्स जो आपका ऑलरेडी अगर कहीं पेंडिंग है तो हम माफ कर देंगे, वैट का कोई मामला है तो हम यूं कर देंगे। नहीं कर सकते आप। कानून साफ है कि आपको अगर ऐसा कुछ भी करना है, इस बिल को आप असेंबली में मूव ही नहीं कर सकते। मूव करेंगे तो इलीगल होगा। अगर आप पैसे को एप्रोप्रिएट करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी में, उसमें भी गवर्नर की रिकमेंडेशन की जरूरत है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी या किसी भी एक्सपेंडिचर में अगर आपने अमाउंट इंक्रीज करना है, उसके लिए भी आपको जरूरत लेफ्टिनेंट गवर्नर की। उसके बाद आप कुछ टैक्स कम करना चाहें, कोई टैक्स एबॉलिश करना चाहें, उस समय इस सबसेक्शन को लेकर यह कहा गया है कि उसमें किसी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप टैक्स लगा नहीं सकते, आप एबॉलिश नहीं कर सकते, रिमिट नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते, रेगुलेशन के लिए कोई कानून बनाना होगा। अच्छा, उसके बाद और आप सुनिए, तभी मैंने कहा ना कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि बहुत पढ़े लिखे, बड़े संजीदा लोग जम्मू कश्मीर में हैं। एक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में संशोधन किया गया, क्लैरिटी लाई गई कि भाई कल जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री इस बात पर लड़ना ना शुरू कर देंगे IAS अफसरों की ट्रांसफर तो मैं करूंगा, क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी जो है वो केंद्र सरकार ने नहीं लाई है, कोई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर नहीं है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में कुछ नहीं है। तो लेकिन अगर आपने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का कानून पढ़ा होता और साल 2020 में जो बिजनेस रूल्स आए, अगर आपने उनको पढ़ा होता तो आपको मालूम होता पहले से कि भाई इसमें तो तमाम ताकतें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। और एक यूनियन टेरिटरी में एग्जीक्यूटिव फंक्शंस लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी होते हैं और चीफ मिनिस्टर के पास भी होते हैं। और यह भी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए बनाया गया है। जब लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए बनाया गया है तो उसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए जितने भी ऑफिसर्स हैं वो जम्मू कश्मीर की सरकार के अधीन आए, क्योंकि आरोप तो यही लगता रहा है
कि अगर यहां अलगाववाद था, आतंकवाद था या किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस थी, उसके लिए जिस हद तक अलगाववादी रिस्पॉन्सिबल थे उसी हद तक या उससे कुछ कम जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज भी थी। आरोप तो यही है। अब आप चलिए, A bill or amendment shall not be deemed to make provision for any matters aforesaid by reason only if it provides for imposition of fines or pecuniary penalties or for the demand or payment of fee for licenses or fee for services rendered or by reason that it provides for। अच्छा, उसके बाद ये तो मैंने आपको बिल को लेकर कानून बताया। जब एक बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में आता है और तमाम लेजिस्लेटर्स उस बिल को पास करते हैं, उस बिल के पास करने के बाद वो बिल लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले गवर्नर के पास जाता था, यहां अब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर को, गवर्नर के पास जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, यह इख्तियार था कि वो बिल पर अपनी मोहर लगाएं, तो उसे कहते हैं एसेंट, यानी बिल हैज बीन एसेंटेड, बिल पर गवर्नर ने मोहर लगा दी, कानून बन गया। ठीक है जी। तब यह होता था कि ठीक है, कोई बिल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया, उन्हें उस कानून, जो कानून बनाया गया उसके अंदर कोई कमी कमजोरी नजर आई, वो कानून वापस लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजते थे और लेजिस्लेटिव असेंबली उसके अंदर जो एडवाइस या जो कुछ तब्दीलियां करने के लिए गवर्नर ने कहा होता, वो उसके अंदर वो संशोधन या वो अमेंडमेंट्स किया करते थे और फिर दोबारा बिल मूव होता था और बिल दोबारा मूव होने के बाद पास होकर गवर्नर के पास जाता और दूसरी बार फिर मोहर लग के बिल कानून बनता था। यह जम्मू कश्मीर में होता था। नंबर 2, मनी बिल। मनी बिल को लेकर तो सीधा है कि आपने असेंबली में पास किया, लेफ्टिनेंट, उस वक्त गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं था, उसे एसेंट देनी है, बिल आपके पास आ गया, मोहर लग गई, कानून बन गया। लेकिन भावी मुख्यमंत्रियों को और तमाम इंटेलेक्चुअलों को किसी ने बताया नहीं कि इस कानून के अंदर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर और यूनियन टेरिटरी में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के होते हुए यूनियन टेरिटरी में इसका आपके बिल को एसेंट भी आसानी से नहीं मिलेगा। आप कानून बनाएंगे, लेकिन कानून बनने के बाद भी जब कानून बनकर तैयार हो जाएगा तो आप लेजिस्लेटर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 38 है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून का, वो ये कहता है जब लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास करती है, वो बिल लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश किया जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर ये ऐलान करेंगे कि क्या वो इस बिल के साथ सहमति रखते हैं, यानी मोहर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अगर वो मोहर लगाते हैं तो बिल कानून बन गया, लेकिन अगर वो मोहर नहीं लगाते हैं तो क्या होगा? अगर वो मोहर नहीं लगाते हैं तो उनके पास ये इख्तियार है कि वो बिल को महामहिम राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और फिर महामहिम राष्ट्रपति के पास ये इख्तियार होगा कि सारा बिल पढ़ने के बाद वो तय करेंगी कि क्या इस बिल पर मोहर लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो ही बिल पेश किया गया उनके पास एसेंट के लिए, उन्हें इख्तियार होगा कि अगर ये मनी बिल नहीं है वो फौरन उस बिल को वापस भेज सकते हैं और असेंबली से गुजारिश करेंगे कि आप इस बिल को दोबारा से देखें, इस बिल के अंदर कुछ प्रावधान जो आपने किए हैं आई डोंट एग्री विद देम, आप इनको दोबारा से देखें और उसके बाद कोई अमेंडमेंट अगर वो कहते हैं कि ये अमेंडमेंट इसमें करिए तो उन्हें कहेंगे कि आप इसमें ये अमेंडमेंट करिए। तो बिल जब वापस असेंबली के पास गया, इन केस वो बिल वापस असेंबली के पास जाता है, ये इख्तियार भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, यानी वो तय करेंगे, उन्होंने तय कर लिया कि मुझे एसेंट नहीं देनी, लेकिन वो असेंबली को बिल वापस नहीं भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल सीधा प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, वो इख्तियार भी उनके पास है। अब मान लीजिए वो प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजते हैं, वो ये कहते हैं असेंबली को कि लीजिए मैं वापस भेज रहा हूं, इसके अंदर ये आप तब्दीलियां करिए। असेंबली बिल को रिकंसिडर करेगी और अगर बिल दोबारा से बिना अमेंडमेंट के पास किया जाता है या अमेंडमेंट के साथ भी पास किया जाता है और उसके बाद दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाता है कि इसे एसेंट दिया जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ये डिक्लेयर कर सकते हैं या तो वो बिल को एसेंट देंगे या वो अपना एसेंट रिजर्व करेंगे और उसे महामहिम राष्ट्रपति के पास उस बिल को भेजेंगे कि वो उस पर सोच विचार करें। उसके बाद यह भी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास यह पावर भी है कि वो उस बिल को एसेंट ना दें और उस बिल को सीधा महामहिम राष्ट्रपति के पास भेज दें जिस बिल के मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह लगता हो
कि अगर यह कानून बनेगा इससे हाईकोर्ट की ताकतें कम हो सकती हैं, कोर्ट को कोई खतरा हो सकता है, और कोई भी मामला, और उसके अलावा वो मामले जिन मामलों में यह कहा जा सकता है कि यह मामला रिजर्व्ड है प्रेसिडेंट के लिए। अच्छा, उसके बाद जब एक बिल लेफ्टिनेंट गवर्नर रिजर्व करते कंसिडरेशन के लिए कि राष्ट्रपति इस पर फैसला लेंगी, तो राष्ट्रपति के पास फिर यह इख्तियार है कि क्या वो इस बिल पर मोहर लगाती हैं या मोहर नहीं लगाती हैं। अगर बिल मनी बिल नहीं है तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह कह सकती हैं कि आप दोबारा से यह बिल वापस भेज दें, और उसके बाद जब बिल वापस भेजा जाता है तो असेंबली इसको रिकंसिडर करेगी 6 महीने के अंदर अंदर, उसमें राष्ट्रपति का मैसेज भी होगा। और अगर ये दोबारा अमेंडमेंट के बगैर पास किया जाता है और जो राष्ट्रपति ने उन्हें कहा है कि भाई आप इसको पास करें और इसके अंदर ये तब्दीलियां करें, मान लीजिए आपने दोबारा पास कर लिया, तो ये दोबारा राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कोई भी बिल अगर लाते हैं, कोई भी कानून में संशोधन करने के लिए कोई भी बिल असेंबली में अगर आप लाते हैं, तो लेफ्टिनेंट, अब यह मामला नहीं है कि आप 2 बार अगर आपने बिल वापस कर दिया तो तीसरी बार मोहर लगानी जरूरी है। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब यह मामला लंबे वक्त तक लटका हुआ रह सकता है, बिल पास ही नहीं होगा। बिल आपने 2 बार पास किया, भेज दिया, उसके बावजूद यह बिल कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। यह ताकत भी किसमें थी? यह ताकत भी दी गई है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून के अंदर। अब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन 53 सब सेक्शन 2 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नीचे लिखा हुआ है। पहली बात तो यह कि 10% होगा ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मौजूद होंगे, उसके 10% का मतलब यह कि 90 एमएलए होंगे और मंत्री बनेंगे केवल 9, जिसमें मुख्यमंत्री भी होंगे। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की इसी में ताकत क्या है? एक तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने ताकतें दी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उन तमाम मामलों में वो अपनी डिस्क्रिप्शन से काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा सबसेक्शन 2 इसका जो है वो ये है, इन विच ही इज रिक्वायर्ड बाय और ऑन अंडर एनी लॉ टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन or to exercise any judicial function related to All India Service and Anti-Corruption Bureau। अगर कोई भी ऐसा मामला आता है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी कानून के तहत उन्हें डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का फैसला उसमें फाइनल होगा, और जो भी वो करेंगे उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते, ना असेंबली के अंदर, ना किसी कोर्ट में, ना कहीं और। ये तमाम ताकतें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ऑलरेडी हैं। इन्हीं तमाम ताकतों के बाद जब बिजनेस कॉन्डक्ट रूल्स आए, उन बिजनेस कॉन्डक्ट रूल्स में एक क्लैरिटी नहीं थी। वो क्लैरिटी ये नहीं थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलों में होगा क्या। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला और जम्मू कश्मीर की सबसे फेवरेट चीज, और जिसमें लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, वो है ट्रांसफर पोस्टिंग। मंत्रियों का इंटरेस्ट भी ट्रांसफर पोस्टिंग में। अब 9 मंत्री तो बनेंगे, अपने अपने विभागों में वो जो ट्रांसफरें भी करेंगे, उन ट्रांसफरों को लेकर भी किसी भी समय अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि उन्हें सवाल पूछना है तो वो सवाल पूछेंगे। नंबर 2, किसी भी थानेदार को, किसी भी एएसआई को, किसी भी सब इंस्पेक्टर को, किसी भी, ये छोड़ी कांस्टेबल तक के ऊपर कोई इख्तियार जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की सरकार से मेरा मुराद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनके साथ जो इंटररेट चलता है। तो ये भी आप लोग जानते हैं कि मंत्रियों को बहुत अच्छा लगता है, मुख्यमंत्रियों को और बाकी तमाम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि भाई पुलिस वाले हाजिरी दें घर पे, आईएएस अफसर हाजिरी दें, दिवाली और ईद पे लड्डू, मिठाई और तोहफे लेकर वो जरूर पहुंचे। अब यूनियन टेरिटरी में ये तमाम चीजें नहीं होंगी, क्योंकि किसी भी आईएएस अफसर को की सबसे बड़ी परेशानी उसकी पोस्टिंग होती है। अब उसकी पोस्टिंग करने का, उसकी ट्रांसफर करने का इख्तियार मुकम्मल तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, पुलिस वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास।
तमाम डिपार्टमेंटों के सचिव लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, एंटी करप्शन ब्यूरो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। आप बिल पास करेंगे और आपको लगेगा कि हमने कानून बना दिया, उस कानून से हम ये पलट देंगे वो पलट देंगे, कुछ नहीं पलट पाएंगे आप। जो है जैसा है वैसा ही रहेगा जब तक कि पूरे सिस्टम के अंदर बदलाव नहीं आता। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बदल जाते, केंद्र में सरकार नहीं बदलती, महामहिम राष्ट्रपति तब्दील नहीं होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बदलते, तब तक कुछ। यानी यूनियन टेरिटरी में नई दिल्ली के पैटर्न पर, और यह भी मजेदार बात इसमें सुनिए, सबने सब कुछ लिख दिया, लेकिन किसी भी ट्विटर पर किसी भी नेता ने यह नहीं लिखा कि जिस चीज पर आज अब सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की लगी है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून ने, जिसने लेफ्टिनेंट गवर्नर को ताकतवर बनाया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उनको दिए हैं, वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का कानून, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस कानून को माना है और उस कानून पर अपनी राय जाहिर की है और कहा है कि इसके अंदर कोई गलती नहीं, कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं। और नंबर 2, जब ये संशोधन हो रहे थे, जब ये कानून बन रहे थे, जब ये बिजनेस कॉन्डक्ट रूल्स बन रहे थे, तो उस समय किसी ने कोई बात नहीं की। और ये साल 2020 में सब कुछ हुआ है। उसके बाद भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी 3 साल तक लोकसभा के मेंबर रहे, लेकिन हमने कहीं शोर नहीं सुना। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का कानून जब पास किया गया, उस कानून के अलग अलग अनुच्छेदों के ऊपर कहीं कोई बहस हुई हो पार्लियामेंट के अंदर, हमने नहीं सुना। और अब इस समय ट्विटर के ऊपर बवाल करना, ये शोर करना, मुझे लगता है कि ये बेफजूल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ऑलरेडी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ताकतें थीं। उन्हीं ताकतों में, डिस्क्रिप्शन में कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। कल को यहां सरकार बने और सरकार बनने के बाद गुत्थम गुत्था चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में शुरू हो जाए, उसको रोकने के लिए, ताकि किसी किस्म का कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आने वाले भावी मुख्यमंत्री को भी यह पता हो कि भाई मेरे पास ये ताकतें हैं कि मैं, हाँ, एक रेवेन्यू की ताकत है मेरे पास, जमीन को लेकर मैं अध्यादेश बना सकता हूं, कानून बना सकता हूं। लेकिन वहां पर भी मैंने आपको बताया कि आप कानून भी बनाएंगे तो वो कानून भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की मरहून मिन्नत है। उन्हें लगा कि किसी कानून के अंदर ये देश की प्रभुता, देश की अखंडता के खिलाफ है, इस कानून से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, इस कानून से नेशनल इंटरेस्ट को कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो उस कानून को वो अपने पास बिल रख लेंगे और उसके बाद उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। यहां कहीं नहीं लिखा है कि 2 बार अगर आपको बिल भेजा तो तीसरी बार आपको एसेंट देना ही देना, कहीं नहीं लिखा है, किसी जगह नहीं लिखा। और जैसे मैंने आपको कहा कि कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स का जहां तक ताल्लुक है, मैं उसमें भी तमाम जगहों पर देख रहा था। मैंने कहा हो सकता है बिजनेस कॉन्डक्ट रूल्स के अंदर किसी जगह कहीं लिखा हो कि भाई अगर आपने बिल 2 बार भेजा या 3 बार भेजा तो उसके बाद उसको एसेंट देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि जो कैबिनेट होगी, उस कैबिनेट के सचिव चीफ सेक्रेटरी होंगे और उसकी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो भी जम्मू कश्मीर के होंगे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। और जब चीफ सेक्रेटरी मौजूद नहीं होंगे तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के होंगे वो सचिव होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। अब आप सोचिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अक्सर जो भी सरकार बनती है उनकी पूरी कोशिश रहती है कि इंडिपेंडेंटली हम सारे फैसले लें। अब आप इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं ले सकते। और अब कैबिनेट मीटिंग के अंदर यह भी नहीं हो सकता है कि आप किसी अफसर को हड़काएं वहां पर, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं कह सकते आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात भी नहीं कर सकते। वो भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑफिसर्स आपके अधीन नहीं है, ऑफिसर्स जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन है। लेकिन आपकी सारी फंक्शनिंग जो है उस पर 24/7 लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर की नजर रहेगी। तो इसलिए जो ताकतें जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को साल 2019 में दी, जिन ताकतों को लेकर क्लैरिफिकेशन और जिन ताकतों को लेकर पूरा एक्सप्लेनेशन जम्मू कश्मीर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर रूल्स 2019 में कर दिया गया, उन्हीं के अंदर कुछ छोटे छोटे संशोधन किए गए। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो 12 जुलाई की नोटिफिकेशन है, इसमें आपका रूल 2 है। रूल 2 में थोड़ा सा संशोधन किया गया, उसमें 2A लगा दिया गया। 2A में हल्का सा संशोधन किया गया। इसमें
जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कॉन्डक्ट रूल्स में इन्होंने कहा है कि रूल 5 में सब रूल ऐड किया गया। अब रूल 5 क्या है? नथिंग इज इन दिस रूल शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑथराइजिंग एनी अथॉरिटी और डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसी में इन्होंने 5 में 5A कर दिया कि भाई कॉन्फ्रेंस को लेकर बता दिया। और उसके बाद दूसरा जो है उन्होंने 42A में तब्दीली लाई। अब 42A पर भी आपको ले जाते हैं। 42A बेसिकली है क्या? जब आप 42A पर जाते हैं तो 42 में कहा गया है ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शैल कंसल्ट डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। लेजिस्लेशन के लिए वो पूछेंगे, रूल्स, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, बायलॉज, रेगुलेशन, स्कीम्स बनाने के लिए पूछेंगे। आपने द इंस्टीट्यूशन और विड्रॉवल ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने कहा सैंक्शन पर प्रोसिक्यूशन देना है, विड्रॉ करना है, ये सब भी आप उनसे पूछेंगे। और नीचे 42A और 42B लगा दिया गया जिसमें यह कहा गया कि एडवोकेट जनरल को कौन बनाएगा। उसी के अंदर संशोधन एक और किया गया, रूल 43 में संशोधन किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो ताकतें थी उसमें थर्ड प्रोविजो, दो प्रोविजो तो ऑलरेडी थे, उसमें ऑलरेडी उनके पास IAS ऑफिसर्स के लिए ताकतें थी। अब आपने उसमें क्लियर कर दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग भी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। तो मामला बिल्कुल सीधा है कि जम्मू कश्मीर के नेताओं को, राजनेताओं को इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि आप एक केंद्र शासित प्रदेश में हैं, ये यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली में जो कुछ ड्रामा अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में हुआ, उसके बाद आपने भी देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने अपने इख्तियार पूछे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियार पूछे, सारा कुछ पूछा। वो जजमेंट भी आपके पास है, उसको भी आप तफसील से पढ़ सकते हैं। तो कुछ नया नहीं है। हम एक यूनियन टेरिटरी हैं और यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो पावर्स हैं वो पावर्स वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वहां से डिराइव करते हैं। और उन्हीं, जैसे मैंने आपको कहा कि 2020 में जो बिजनेस कॉन्डक्ट रूल्स आए, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैबिनेट मीटिंग के दौरान बैठे रहेंगे या उस कैबिनेट मीटिंग में वो एक अहम किरदार होंगे चीफ सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में, तो उसी समझा जा सकता है कि जिसे भी मुख्यमंत्री बनने का शौक है वो जम्मू कश्मीर का कैसा मुख्यमंत्री चुनाव के बाद बनेगा।